हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 8। यार है आज 15 अगस्त 2024। आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को इस स्वतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग फ्रॉम BM's एजुकेशन क्लास 8। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है parliamentary government, the Union Legislature, Part 2, from the book Our World Then and Now by भारतीयन पब्लिकेशन क्लास 8। और आज हम करने वाले हैं द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 2। तो इसी प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे यार। और जो प्लेलिस्ट नोट्स इन सभी की जो लिंक्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट करना। और इस वीडियो करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो करिए शेयर, और अपने थॉट्स अपने डाउट्स को यार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का टॉपिक, जो कि है लोकसभा पार्लियामेंट। हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा। तो पार्लियामेंट डिस्कस हो चुका था यार पार्ट 1 के अंदर। आज स्टार्ट करते हैं लोकसभा। देखिए, लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। क्या कहते हैं हम? लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। और क्या कहते हैं हम? लोकसभा को कहते हैं द लोअर हाउस, लोअर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट का, हमारे यूनियन लेजिस्लेचर मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर का ये लोअर हाउस है, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब एक और चीज़ यहाँ हम डिस्कस करेंगे यार, पार्लियामेंट के अंदर, हमारे लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स कितने लोग बैठ सकते हैं लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स, बोले तो कितने लोग बैठ सकते हैं, मतलब कितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकते हैं, वो देखो यार। लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं वो 545 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं मेरे यार? लोकसभा के अंदर टोटल 545 मेंबर्स है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि आप इस 545 मेंबर्स के नंबर को एक्सटेंड कर सकते हो। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कब, कहाँ तक? 552 तक। मतलब 545 मेंबर्स को आप 552 मेंबर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, भारत का संविधान कहता है मेरे यार। क्लियर है? नॉर्मली देखा जाए टोटल मेंबर्स कितने हैं पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी हमारे लोकसभा के अंदर, टोटल मेंबर्स नॉर्मली 545 है, मतलब 545 मेंबर्स हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इस नंबर को, इस 545 नंबर को 552 तक एक्सटेंड कर सकते हो। बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यार 2026 तक 2026 तक 2026 तक ये फिक्स कर दिया गया है कि जो टोटल मेंबर्स होंगे लोकसभा के अंदर वो 545 ही रहेंगे। 2026 तक इसको फिक्स कर दिया गया है कि 545 मेंबर ही फिक्स्ड है, इतने ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। क्लियर है यार? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं यार जो लोकसभा के जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, ये यार इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली बाय पीपल। ठीक,
देखिए जो मेंबर्स हैं 545 मेंबर्स हमारे लोकसभा के अंदर बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो ज़्यादातर लोग उनको चुनते हैं, मतलब लोग उनको इलेक्ट करते हैं, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। बेसिकली दे आर, वो इलेक्शन में आते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं एज ए कैंडिडेट्स, फिर लोग उनको वोट करते हैं और जिसकी मेजोरिटी आ जाती है वो जाके बैठ जाता है कहाँ पर, हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर, वहाँ पर एक बन जाते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। तो लोकसभा के जो जितने भी ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा, मतलब पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम ही है हाउस ऑफ द पीपल्स, क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस हाउस के अंदर, लोकसभा के इसके अंदर, लोकसभा के अंदर, इस घर के अंदर जो भी लोग बैठे हैं उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, तभी जाके वो वहाँ बैठे हैं। तो इसीलिए हम लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो मैं, अगर वो चाहे तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं दो मेंबर्स को, दो लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अगर किसी भी कम्युनिटी के, अगर कब कर सकते हैं ऐसा, अगर किसी भी कम्युनिटी के एनफ मेंबर्स इलेक्टेड ना हो, एनफ मेंबर्स नॉट इलेक्टेड। मान लो कोई कम्युनिटी है एक्स, उस कम्युनिटी के इतने मेंबर्स चाहिए, मान लो एक कम्युनिटी एक्स, उसके अंदर 10 लोग चाहिए थे, 10 मेंबर उसके चाहिए थे, बट है नहीं, तो नहीं है, तो उसके लिए मान लो 7 या 8 हो गए मेंबर्स हो गए और हमें चाहिए, तो नहीं है अगर, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए उस एक्स कम्युनिटी के लिए जो सीट बचे हैं उनमें से 2 सीट को वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दे सकते हैं अगर वो चाहे तो, नहीं तो वो ऐसे ही ब्लैंक रह सकता है, वैसे ही वो रह सकता है, उसको छोड़ सकते हैं। अगर वो चाहे तो 2 लोगों को वो सीट दे सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर किसी कम्युनिटी का सीट फिल ना हो, किसी भी कम्युनिटी का अगर सीट, एनफ सीट इलेक्टेड ना हो, तो वो चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को दे सकते हैं। और लोकसभा के ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों से, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है मेरे यहाँ। क्लियर है आपको? ठीक है, देखिए यार, जो लोकसभा का जो टर्म है, जो नॉर्मल टर्म है, इसका जो टेन्यूर है, नॉर्मल टर्म बोलो या टेन्यूर बोलो एक ही बात है, वो 5 साल का है, 5 इयर्स का है। यानी एक लोकसभा के अंदर जो मेंबर बैठते हैं वो 5 साल तक बैठेंगे, फिर से इलेक्शन होगा, फिर 5 साल बैठेंगे, फिर से इलेक्शन होगा, फिर 5 साल, मतलब हर 5 साल के अंदर लोकसभा के अंदर मेंबर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक, मतलब एक लोकसभा का नॉर्मल जो टेन्यूर है, नॉर्मल जो टर्म है वो 5 साल तक है, फिर इलेक्शन होगा, फिर 5 साल तक अलग बैठेंगे। जैसे इसी साल 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ से लेकर 5 साल तक फिर क्या होंगे, अभी जो बैठेंगे वो बैठेंगे, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होने के बाद फिर से न्यू लोग बैठेंगे, तो इसी प्रकार से चलता रहता है। तो लोकसभा के अंदर हर 5 साल के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं भाई? चेंज होते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शंस ने से लोग जिनको वोट देते हैं वही लोग जाके लोकसभा के अंदर बैठते हैं 5 साल के लिए, फिर इलेक्शन, फिर अगर वो उनको फिर से वोट मिले तो फिर से बैठेंगे, तो नहीं मिला तो नहीं बैठेंगे, अलग लोग बैठेंगे। तो लोकसभा का जो नॉर्मल टेन्यूर है ये 5 साल का है मेरे यहाँ। कितने साल का है? नॉर्मल जो टर्म है वो 5 साल का है। बट देखिए नॉर्मल टर्म कितना है मेरे यार? नॉर्मल टर्म हो गया 5 साल। देखिए ये जो 5 साल है, ये जो 5 साल से पहले, मान लो कई बार कैसे क्या होता है, ये जो 5 साल का टेन्यूर लोकसभा का खत्म नहीं होता, 4 साल के अंदर ही लोकसभा के उसको, उस टेन्यूर को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक, अगर इट कैन बी, इट मे,
इट में बी डिजोल्व, यार इसको यार डिजोल्व कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट चाहे तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर ऑफ एंड ऑफ इट्स टर्म, बिफोर एंड ऑफ इट्स टर्म। मतलब ये जो 5 साल का टेन्यूर और जो टर्म खत्म होने से पहले ही अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इसको 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब 5 साल कंप्लीट नहीं होंगे उसको, उससे पहले ही वो डिसॉल्व कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। और इमरजेंसी अगर देश के अंदर हो, अगर इमरजेंसी देश के अंदर हो जाए, ठीक, तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, ये जो 5 साल का टेन्यूर है इसको यार एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसको यार एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब 5 साल नॉर्मल टेन्यूर है, मान लो इमरजेंसी आ गई देश के अंदर तो इस 5 साल को 6 साल कर सकते हैं। मतलब 1 और साल एक्सटेंड किया जा सकता है इमरजेंसी केस के अंदर। और इसको पहले भी डिसॉल्व किया आता है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो। अगर इमरजेंसी हुई तो 1 साल एक्सटेंड करेंगे, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इसको यार 5 साल से पहले क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, जैसे इमरजेंसी के अंदर 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए मैंने क्या कहा, लोकसभा के अंदर, जो लोकसभा के अंदर मेंबर्स क्या होते हैं? चेंज हो सकते हैं। कैसे यार? देखिए हर 5 साल के अंदर क्या होता है? इलेक्शन होता है। हर 5 साल के अंदर इलेक्शन। देखिए 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2019 में इलेक्शन हुआ था, तो 5 साल का टेन्यूर हो गया 2024, तो फिर से यहाँ इलेक्शन हुआ और फिर से ये कंटिन्यू चलेगा 5 साल तक। तो यार लोकसभा के जो मेंबर बैठते हैं तो हर बार क्या होता है? लोकसभा इलेक्शन होता है, लोकसभा जनरल इलेक्शन होता है। देखिए इस साल 2024 के अंदर भी क्या हुआ था? नॉर्मल इलेक्शन हुआ था 2024 के लिए। 2024 लोकसभा इलेक्शन हुआ था जिसके लिए हमने कुछ मेंबर्स को चुने, और जिनको हमने चुने, जिनकी मेजोरिटी आ गई, वो जाके हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन गए। वो लोकसभा के अंदर आज एमपीज बैठे हैं मेरे यहाँ, आज एमपीज बैठे हैं। बट यहाँ एक सवाल आता है, ये जो इलेक्शन होते हैं 2019 में हुआ था, 2024 में हुआ था, इन इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करता कौन है? मतलब इनको कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी है कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? वो डिस्कस करते हैं। तो इससे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, हु कैन कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन। भाई लोकसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है? कौन लोकसभा के इलेक्शन को लड़ने के लिए, आप उसमें एक कैंडिडेट बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करते आइए। देखिए अगर किसी इंसान को स्टैंड करना है लोकसभा इलेक्शन, मैं एलएस लिखता हूँ, एलएस का मतलब है लोकसभा इलेक्शन को, अगर किसी इंसान को लोकसभा इलेक्शन को लड़ना है, स्टैंड करना है एज ए कैंडिडेट, तो उस पर्सन को, उस इंसान को पहली बात तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वो इंसान जो भी चाहता है कि मैं लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले यार उसको यार इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा, एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट उसका जो एज है वो 25 ईयर होना चाहिए। वो 25 साल का कम से कम होना चाहिए। 25 साल या 25 से ज़्यादा है तो चले, मिनिमम 25 होने चाहिए उसको, कम से कम 25 साल होने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या मैंने कहा यार, सबसे पहला है कि आप एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा उसको। जो भी कोई लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, उसमें स्टैंड करना चाहते हैं जो भी व्यक्ति, उसको यार इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा, उसकी जो एज है वो कम से कम 25 साल 25 ईयर्स होनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए मतलब वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कर्जे नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए हैं, आप उनको क्या नहीं कर पा रहे हो, आप उनको
दे नहीं पा रहे, लोगों को सफिशिएंटली अपने कर्जे चुका नहीं पा रहे हो, तो यार आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आप दिवालिया हो चुके हो, आपको दिवालिया घोषित कर चुका गया है, क्योंकि आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि आप लोगों के डेप्ट को, आप लोगों के कर्ज को, आप लोगों के लोन को क्या करो, चुका सको। मतलब आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आपके पास एनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, आपका जो कर्ज है वो आपके पैसे से बहुत ज़्यादा हो चुका। मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है, बट आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है वो 10 लाख का रुपए है, तो आप कहाँ से वो 10 लाख का कर्ज चुका पाओगे 1 लाख? तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो। अगर आप बैंकरप्ट हो तो आप लोकसभा के इलेक्शन को स्टैंड नहीं कर सकते हो। अगर आप बैंकरप्ट नहीं हो तभी जाके आप लोकसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हो। अगर आप दिवालिया हो चुके हो, बैंकरप्ट हो चुके हो, आपके ऊपर कर्जे बहुत सारे हैं, तो आप कभी भी लोकसभा के इलेक्शन को लड़ नहीं सकते। अगर आप मेंटली अनसाउंड हो, अगर आप मेंटली अनसाउंड हो, क्या हो मेरे यार, अगर आप थोड़े से पागल हो, आपकी दिमाग नहीं चलती, आप थोड़े से पागल हो, मेंटली अनसाउंड मेंटल हो, तो यार आप भी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक पर्सन को बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, एक पर्सन को पागल नहीं होना चाहिए। जब आप पागल नहीं हो और जब आप बैंकरप्ट नहीं हो तभी जाके आप लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर आप बैंकरप्ट हो या आप पागल हो तो आप कभी भी लोकसभा इलेक्शन लड़ नहीं सकते। यानी आपको बैंकरप्ट नहीं होना पड़ेगा, आप पागल नहीं हो। अगर आप बैंकरप्ट नहीं हो, अगर आप पागल नहीं हो, मेंटली अनसाउंड नहीं हो, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप लोकसभा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, यानी आप कोई भी, आपके पास कोई भी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यानी आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी XYZ कोई भी सरकारी नौकरी है तो आप तभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो आपको नौकरी पहले छोड़नी पड़ेगी। आप जितने भी IAS ऑफिसर देखते हो जो कि यार इलेक्शन लड़ते, सबसे पहले वो अपने उस पोस्ट से रिजाइन लेते हैं, मतलब उसको छोड़ते हैं, पहले अपने ऑफिसर की नौकरी छोड़ते हैं, फिर जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो यार चार चीज़ें मैंने आपको बताई, चार चीज़ें। पहला तो यार आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा अगर इलेक्शन लड़ना है तो। दूसरा यार मिनिमम कम से कम आपको 25 साल का होना पड़ेगा। आपको यार बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, आप बैंकरप्ट हो अगर तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसलिए आपको बैंकरप्ट नहीं होना है, आपको दिवालिया नहीं होना है, आपको यार मेंटली अनसाउंड, बोले तो आपको पागल नहीं होना है, आपको कोई भी सरकारी जॉब जो है वो नहीं लेनी है। तो तभी जाके अब क्या कर सकते हो, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो। आपको बैंकरप्ट नहीं होना है, आपको मेंटली अनसाउंड नहीं होना है, आपको सरकारी नौकरी नहीं लेना है, और आप 25 साल के होने चाहिए और एक भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो। तो इलेक्शन की बात बहुत हो रही है, तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्शन क्या है। देखिए, इलेक्शन लोकसभा के अंदर होते हैं। इलेक्शन कहाँ होते हैं? इलेक्शन यार लोकसभा के अंदर होते हैं मेरे यार। इलेक्शन यार लोकसभा के अंदर होते हैं हर 5 साल के अंदर, वंस इन ए 5 ईयर्स। हर 5 साल के अंदर क्या होता है, लोकसभा के अंदर यार इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन होने के पर्पस के लिए, इलेक्शन पर्पस के लिए हमारा जो कंट्री, प्यारा देश भारत है, इंडिया, जो हमारा देश है, जो हमारा कंट्री है, इसको यार डिवाइड किया गया है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली एक रीजन्स है, उस रीजन के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होता है, और उस रीजन से एक MP को चुना आता है। ठीक, तो इंडिया को लोकसभा के अंदर इलेक्शन के पर्पस के लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या किया गया है, बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लियर है? हमारे प्यारे देश भारत को इलेक्शन के पर्पस के लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उतने ही सीट्स लोकसभा के अंदर है। LS मतलब लोकसभा। भारत को इलेक्शन पर्पस के लिए
कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है, और जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उतने ही सीट्स हमारे पास लोकसभा, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी जरूर आना चाहिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आना चाहिए मेरे यहाँ, ठीक। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनको बनाया कैसे आता है मेरे यार, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनको बनाया जाता है किस बेसिस पर, इनको बनाने का बेसिस है पॉपुलेशन। दे आर क्रिएटेड ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ कम पॉपुलेशन वहाँ कम क्या, कम सीट्स, कम कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, कम सीट्स होगी। अगर कोई स्टेट है उसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, मतलब ज़्यादा सीट्स होगी। तो क्या मैंने कहा मान लो कोई स्टेट है, अगर उसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस स्टेट के पास, हमारे भारत के अंदर बहुत से राज्य है, बहुत से स्टेट है, मान लो कोई स्टेट है उसके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत से ज़्यादा पॉपुलेशन तो उसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उस राज्य के पास, उस स्टेट के पास बहुत ज़्यादा ही सीट्स होगी लोकसभा के अंदर। ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का डिवाइड, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड मतलब ज़्यादा सीट्स लोकसभा के अंदर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखिए यार, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से यार किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के अंदर, ठीक, क्लियर है। देखिए यार, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक्स, उसमें यार 10 लोग थे, 10 लोग एज ए कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ओके। तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे 10 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो मान लो इन 10 में से कि ए को, इनमें से 10 में से जो ए था, मतलब इन 10 में से 10 लोग थे, ए बी सी डी ऐसे करके, तो जो ए था उसको यार मेजॉरिटी मिल गया, उसको यार मेजॉरिटी वोट मिल गया। तो वो जो ए को ज़्यादा वोट मिल गया तो वो इस एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो गया लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर, क्लियर है। यानी ये जो कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स कौन है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वही तो कैंडिडेट्स है मेरे यार। तो ये जो कैंडिडेट्स है ये इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं आइदर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और एज ए इंडिपेंडेंट। यानी ये चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी लोकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके अपने एरिया से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कर सकते हैं मेरे यार, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। मान लो कोई व्यक्ति है बी, वो क्या करता है, वो चाहे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी हो गया उसको ज्वाइन कर लिया, या फिर कांग्रेस उसको ज्वाइन कर लिया, या फिर आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन कर लिया, और उसको ज्वाइन करके उसने एज ए कैंडिडेट्स वहाँ से उनको ज्वाइन करके कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। अगर उसको ज़्यादा वोट्स मिल गया तो वो वहाँ का क्या बन गया, उस जगह का रिप्रेजेंटेटिव बन गया और वहाँ से इलेक्ट होकर लोकसभा में आके बैठ गया मेरे यार। या तो वो चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, या ये जो बी है वो चाहे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। यानी वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा, अपने आप से ही क्या करेगा, अपने आप से ही क्या करेगा, चीज़ों को सुधारेगा और अपने आप से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा एज ए कैंडिडेट्स। मतलब वो किसी पार्टी से नहीं, ना वो बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, ना वो आम आदमी पार्टी से है, ना वो किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है। वो एज ए किसी भी कैंडिडेट्स जो भी होते हैं वो इन्हीं दो तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आइदर वो ज्वाइन कर ले किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो जो एरिया होता है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। जिस कैंडिडेट्स को लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट्स को वोट्स मिलेंगे वही क्या बनता है, वही बनता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वही बनता है यार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
वो क्या बनता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो क्या बन जाता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है लोकसभा के अंदर। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्स, उसके अंदर 10 लोगों ने कॉन्टेस्ट किया ना इलेक्शन, उन 10 में से किसी एक को यार क्या मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ही वोट्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, तो वो जो व्यक्ति को जितना ज़्यादा वोट्स मिला था वो क्या बन जाएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकसभा के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो यार हमारे भारत के अंदर जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, जिनकी एज 18 ईयर्स है या फिर 18 ईयर्स से ज़्यादा है, हमारे भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, अगर उनकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। मतलब वो इलेक्शन के अंदर अपने ईआर को, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। ठीक, और ये जो वोटिंग है, ये एक सीक्रेट बैलेट से क्या आता है, देखिए सीक्रेट बैलेट एक पेपर होता है, और इस पेपर के अंदर क्या लिखा होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिखा होता है, यहाँ पर कैंडिडेट्स के फोटोज़, और यहाँ उनकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, हर कोई होता है। तो आप जाओगे उस पेपर में, यहाँ वोट कर दोगे, फिर इस पेपर को यार सील लगा दिया जाएगा, और फिर इसको बहुत सेफली रखा जाता है। बट आज के समय के अंदर सीक्रेट बैलेट पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है। आज के समय के अंदर ईवीएम का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आज के समय के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आजकल इतने सीक्रेट बैलेट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये जो पहले के ज़माने का, तो सीक्रेट बैलेट को ऐसे यूज़ किया जाता था कि सिर्फ जो वोट कर रहा है, मतलब जो वोटर है, उस वोटर को ही पता होता है कि उसने किसको वोट किया। मान लो किसी एक्स है, एक्स गया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट करने, तो जाके वो पहुंचा एक स्कूल के अंदर जहां पर इलेक्शन होने वाला था, वहीं पर उन कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना होने वाला था, हर कुछ सेटअप किया गया था स्कूल के अंदर। तो वो जाके वहाँ पहुंचा, उसको एक पेपर दिया गया, और यहाँ कैंडिडेट्स की फोटो मान लो लगी थी, यहाँ पर उनके पॉलिटिकल पार्टीज के नाम। तो एक्स ने मान लो इसको चूज किया, इस वाले को, तो ये सिर्फ एक्स ने किसको चूज किया, किसको वोट किया, वो सिर्फ एक्स को, जो कि हमारा वोटर, उसी को ही सिर्फ पता है, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। मतलब सिर्फ ये चीज़ उसी को ही पता होगा, जिस वोटर ने जिसको वोट किया वो सिर्फ उसी को ही पता है। वोटर को पता है कि उसने किसको वोट किया है, वही जो वोटर है उसको ही सिर्फ पता है कि वो किसको वोट करता है, ये किसी बाकी लोगों को नहीं पता चलता है। ठीक है, ये जो काम होता है सीक्रेट बैलेट, इस बहुत सीक्रेटली इसको किया जाता है। क्लियर है। और आज के समय में जो ईवीएम को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वहाँ पर ही पता नहीं चलता कि वोटर ने जिसको वोट किया, सिर्फ वोटर को ही पता होता है उसने किसको वोट किया है, किसी पार्टी को या फिर किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जैसे ही यार काउंटिंग का प्रोसेस खत्म होता है, क्या होता है यार, इलेक्शन के यार रिजल्ट आ जाते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। ठीक, काउंटिंग का प्रोसेस, भाई काउंटिंग में तो गिनना होता है वोट कितने में, किसको कितने वोट मिले, वो गिनने के बाद मतलब काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने, इलेक्शन के यार रिजल्ट आते हैं। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या होता है यार, जैसे ही यार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को यार मेजॉरिटी सीट्स मिली है लोकसभा के अंदर, उसको यार प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं,
कि यार आप सरकार बनाइए, टू फॉर्म गवर्नमेंट, टू फॉर्म गवर्नमेंट 8 सेंटर, सेंटर के अंदर मतलब वो जो भी पार्टी यार जीतती है, जो भी पार्टी मेजोरिटी सीट पाती है लोकसभा के अंदर, उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करके कहते हैं यार आप सरकार बनाइए सेंटर के अंदर, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, यानी उनकी जो सरकार है जो भी कुछ लाएगी लॉ पॉलिसी पूरे देश के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक, क्लियर यार। जिस पार्टी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिलती है, यानी वो पार्टी को, उस पार्टी के जो हेड है उसको या प्रेसिडेंट बुलाते हैं और उसको इन्फॉर्म क्या आता है, उनको इन्फॉर्म क्या आता है कि आप सरकार बनाइए सेंटर कर, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करिए और नींव रखिए, आप यूनियन गवर्नमेंट का नींव रखिए, उनको कहा जाता है मेरे यहाँ। क्लियर है। यानी उसी लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को या मेजोरिटी सीट मिली उसके जो हेड होते हैं वही हेड बन जाते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बन जाता है। ठीक है, वो कौन बन जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर तो पार्टी को यार मेजोरिटी मिल गई और उनको मेजोरिटी मिलने के उनको प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया और कहा कि आप सरकार बनाए। अगर किसी भी पार्टी को यार मेजोरिटी नहीं मिली, इफ नो पार्टी है नहीं, क्या होता है? गेट अ क्लियर मेजोरिटी। अगर यार किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तब क्या होगा? अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मतलब एकदम से किसी सिंगल पार्टी को प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या होगा? तो उस समय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मतलब 2 और मोर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में टुगेदर कम, एक साथ आएंगे मेरे यार, में टुगेदर कम और बनाएंगे गठबंधन, बनाएंगे कोलेशन गवर्नमेंट। क्या बनाएंगे मेरे यार? कोलेशन गवर्नमेंट। यानी आप कह सकते हो ऐसे, यानी कह सकते हो यार दो या दो से, जब किसी को भी किसी पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिली, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तब क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ आएंगे और एक सरकार बनाएंगे और इसी प्रकार के सरकार, इसी टाइप के गवर्नमेंट को कहा जाता है गठबंधन सरकार, बोले तो कोअलिशन कहा जाता है। कोअलिशन गवर्नमेंट का क्या कहा जाता है? कोअलिशन गवर्नमेंट। जब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है देश के अंदर किसी पार्टी को, तो वहां पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी एक साथ आते हैं और एक सरकार बनाते हैं, तो उसी प्रकार की सरकार को हम कहते हैं गठबंधन सरकार, बोले तो कोअलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर है मेरे यार? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखिए जो पार्टी है, जो पार्टी को मेजोरिटी मिली है कि नहीं, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिली थी यार, वो पार्टी बन जाएगी रूलिंग पार्टी यार। ठीक है, और यही रूलिंग पार्टी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में सरकार बनाती है मेरे यार। ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। और जो एक और पार्टी होता है अदर देन आरपी, मतलब रूलिंग पार्टी, अदर देन आरपी रूलिंग पार्टी इज ओपी, मतलब ऑपोजिशन पार्टी। और ये ऑपोजिशन पार्टी क्यों होता है यार? अगर रूलिंग पार्टी जो कि मेजोरिटी में जो सरकार थी, अगर वो किसी डिसीजन को गलत लेती है, किसी में गलत करती है, तो उसको रोकने वाला, टोकने वाला, उसके काम में इंटरफेयर करने वाला जो पार्टी होता है, जो होता है कोअलिशन ओपोजिशन पार्टी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को, जो पार्टी यार जीत गई, मेजोरिटी पा गई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रही है जो कि कुछ ही लोगों के लिए प्रॉफिट है, ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसको टोकने वाली जो पार्टी होगी, उसको टोकने वाला जो संगठन होगा वो ऑपोजिशन होगा मेरे यहाँ। वो कौन होगा? वो ऑपोजिशन होगा। ठीक है, क्लियर है? वो क्या होगा? ऑपोजिशन होगा। आइए यार स्टार्ट करते एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रेसिडिंग ऑफिसर। प्रेसिडिंग ऑफिसर। अब ये प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन है? देखिए जो प्रेसिडिंग ऑफिसर को मैं पीओ लिखूंगा। ठीक है, पीओ,
जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, पीओ मतलब प्रेसिडिंग ऑफिसर है लोकसभा के अंदर, जो लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर है उनको हम स्पीकर कहते हैं, उनको हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे यार? उनको यार हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। क्लियर है? एंड द लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट द स्पीकर फ्रॉम देमसेल्फ। क्या मेरे यार? जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप से ही वोट करके किसी एक को चुनेंगे और कहेंगे कि आप स्पीकर बनिए। यानी लोकसभा के अंदर जो 545 मेंबर्स बैठे हैं वो इन्हीं 545 मेंबर से किसी एक को चुनते हैं और कहते हैं कि यार आप बने स्पीकर, मतलब आप बने इस लोकसभा के पीओ, प्रेसिडिंग ऑफिसर। जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के वो कौन होते हैं? वो उस लोकसभा के स्पीकर होते हैं। वो स्पीकर कहाँ से आते हैं? ठीक है, स्पीकर को इलेक्ट करते हैं वहीं पर उसी लोकसभा के जो मेंबर्स बैठे 545 मेंबर्स बैठे हैं वो सभी लोग कि अपने से किसी एक को, अपने से अपने एमंग देमसेल्फ से किसी एक को चूज करते और कहते यार आप बनिए क्या? आप बनिए स्पीकर। आप क्या बनिए? आप बनिए मेरे यार स्पीकर। ठीक है, क्लियर है? देखिए जो स्पीकर का काम क्या होता है मेरे यार, जो स्पीकर है, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, इनका काम क्या है? जो स्पीकर है ये कंडक्ट करते हैं प्रेसिडिंग ऑफ हाउस, प्रोसीडिंग ऑफ हाउस। लोगों के मतलब हर एक पार्टी के बात को सुनने का, जानने का और अपने बात को रखने का, उसका रिजल्ट को कहने का अब क्या होगा वो स्पीकर करते हैं। स्पीकर पहले रूलिंग पार्टी को बताएंगे आप क्या ला रहे हो, फिर ऑपोजिशन पार्टी को कुछ कुछ कहेगी। तो इसी प्रकार के उनकी बातों को जो सुनने का फिर उसका फैसला देने का जो प्रेसिडिंग सुनने का जो काम होता है वो स्पीकर करते हैं। और हाउस के अंदर प्रेसिडेंट को कंडक्ट भी यही कराते हैं, मतलब पहले रूलिंग पार्टी बोलेगी, फिर ऑपोजिशन पार्टी बोलेगी, फिर बाकी के लोग बोलेंगे। इसी प्रकार की जो प्रेसिडिंग होती है, बातों को कहना का जो प्रक्रिया होता है, इसको करने का जो कंडक्ट देते हैं, इसका जो परमिशन देते हैं वो स्पीकर देते हैं लोकसभा के अंदर। ये एक और चीज़ को कंडक्ट करते हैं यार, मेंटेन करते हैं, मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस। यानी लोकसभा के अंदर जो लोअर हाउस और हमारा पार्लियामेंट उसके अंदर यार पीस को, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को सभी के अंदर पीस बना रहा है, संयम से हर कोई डिसीजन ले, उसको मेंटेन करने के लिए स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं पीस एंड ऑर्डर हाउस के अंदर। और जो प्रेसिडिंग होती है पहले रूलिंग पार्टी कहेगी, फिर ऑपोजिशन पार्टी कहेगी, फिर बाकी के लोग कहेंगे, अपने अपने व्यूज रखेंगे। तो उसी चीज़ को कंडक्ट कौन करते हैं? स्पीकर कंडक्ट करते हैं मेरे यार, है नहीं? कई बार क्या होता है, मान लो कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है, ठीक है, और डिबेट में क्या हुआ, कोई फैसला निकल के नहीं आ रहा है, तो कौन सा फैसला को हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसके लिए कई बार क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं वो यार वोट कर सकते हैं और कह सकते हैं यहाँ पर दो डिसीजन है, एक ए है और बी है, आप जिसको ज़्यादा वोट दोगे उसको ही हम एग्जीक्यूट कर देंगे मेरे यहाँ। ठीक ठीक है। और इस वोट के अंदर ये जो वोट करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पीकर वोट नहीं करते बेसिकली, यहाँ पर स्पीकर वोट नहीं देते हैं। जो भी डिसीजन ए और बी किसमें वोट करना है वो बाकी के लोग एक्सेप्ट, मतलब स्पीकर को छोड़ के बाकी के लोग वहाँ पर वोट करेंगे, स्पीकर वोट नहीं करते हैं। ठीक, अगर कैसा मान लो, अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ मान लो, अगर जो वोट है वो बराबर आ गया, मतलब टाई हो गया, टाई मतलब ए डिसीजन था और एक बी एक डिसीजन था, ए डिसीजन को और बी डिसीजन को दोनों को यार इक्वल लोगों ने वोट कर दिया, मतलब ए को जितने लोगों ने वोट किया, मतलब ए को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने लोगों ने वोट किया उतने ही लोगों ने बी को एग्जीक्यूट करने के लिए वोट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, वोट टाई हो गया। तो इस समय क्या हो सकता है, तो इस समय जो हमारे यहाँ पर इस स्थिति में, इस परिस्थिति के हमारे स्पीकर क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हमारे जो स्पीकर होंगे लोकसभा के अंदर वो कास्टिंग वोट करेंगे। क्या करेंगे? कास्टिंग वोट, मतलब डिसाइडिंग वोट।
ठीक है, यानी यहाँ पर वो खुद वोट देकर, मान लो ए और बी के अंदर जो डिसीजन हुआ है वो इक्वल आ गया, ए को जितने लोगों ने एग्जीक्यूट करने के लिए वोट कर दिया उतने लोगों ने ही बी को एग्जीक्यूट करने वोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, टाई हो गया। तो इसके अंदर स्पीकर क्या करे, वो अपने आप से किसी को वोट देंगे जो उनको अच्छा लगे, ए और बी, तो उस डिसीजन को वोट देके उसको कहेंगे एग्जीक्यूट कर दो। तो इस समय क्या होता है, ये कास्टिंग वोट हो गया, मतलब ये डिसाइडिंग वोट हो गया। मतलब स्पीकर ए और बी को जिसको ही देंगे तो वही डिसाइड किया गया, वही एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ही इज द लास्ट, क्योंकि वो लास्ट ही मेंबर है, ठीक है। और स्पीकर बेसिकली किस पार्टी से होते हैं, देखिए स्पीकर बेसिकली रूलिंग पार्टी से होते हैं, उसी पार्टी से जिसने मेजॉरिटी जीत के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, उसी पार्टी से कौन होते हैं बेसिकली, जिस स्पीकर होते हैं। जो स्पीकर बिलोंग करते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी के ही मेंबर थे वही, उन्होंने रूलिंग पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था, उससे ही वो स्पीकर बने, मैंने वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। बट उसको इस सिर्फ पार्टी के ही डिसीजन को नहीं लेना है, वो आज ए होल उनको स्पीकर बनाया गया, तो आज ए होल वो डिस्कस करेंगे, ना कि अपने पार्टी के ही डिसीजन को हमेशा वोट करके जिता देंगे। मान लो उनकी पार्टी ने बी को रखा था, वो चाहे तो ए को वोट देके जिता सकते हैं, उनकी इच्छा है ये, ठीक है। क्लियर है आपको? कई बार क्या होता है मेरे यार, कई बार स्पीकर तो इलेक्ट क्या आता है, कई बार क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, एलएस के जो मेंबर हैं, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, वो स्पीकर के अलावा डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं, वो डिप्टी स्पीकर को भी ऑल्सो इलेक्ट करते हैं। मतलब वो पहले तो स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, फिर जो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो डिप्टी स्पीकर कब काम में आते हैं, जब यार स्पीकर एब्सेंस हो, जब स्पीकर एब्सेंट हो और एब्सेंस हो हाउस के अंदर, मतलब लोकसभा के अंदर जब स्पीकर नहीं हो, तब ऑर्डर को मेंटेन करने वाला जो काम होता है वो डेप्यूटी स्पीकर लेते हैं, ठीक। और ये डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, ये जनरली ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं। तो यार स्पीकर किस पार्टी के थे, स्पीकर यार रूलिंग पार्टी के होते हैं, जो कि प्रेसिडिंग और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ठीक। और डिप्टी स्पीकर जो है वो यार ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं। और जब स्पीकर एब्सेंट हो तो हाउस के अंदर प्रेसिडिंग और ऑर्डर मेंटेन करने का काम डिप्टी स्पीकर का होता है। तो यार यही था आज का हमारा लेक्चर। यार नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा, ठीक। तो यार थैंक यू यार आपको वाचिंग इस वीडियो करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।